हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन शासक। तो औरंगजेब के बाद जितना भी मुगल साम्राज्य में शासक आया सबको क्या बोलते हैं? उत्तर मुगल कालीन शासक। तो आइए एक नज़र पहले हम डालते हैं कि उत्तर मुगल कालीन शासक में कितने शासक आए और उसका कार्यकाल क्या था। उसके बाद उसका पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन। तो पहला आया बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद आपका आया जहांदार शाह। इसके बाद आपका आया फर्रुखसियार। इसके बाद आपका आया रफी उद दरजात। इसके बाद आपका आया रफी उद्दौला। इसके बाद आपका आया मोहम्मद शाह। इसके बाद आपका आया अहमद शाह। अहमद शाह के बाद जितना भी आया सब में टू लगेगा, जैसे कि आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो कुल 11 शासक के बारे में पढ़ना है हमको उत्तर मुगल कालीन शासक में। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के बाद रफी उद दरजात। रफी उद दरजात के बाद रफी उद्दौला। इसके बाद आपका आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आपका आता है अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आपका आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद आपका आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद आपका आता है अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बाद आपका आता है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें सबका कार्यकाल देखेंगे कब से कब तक रहा। तो बहादुर शाह प्रथम आपका रहा 1707 से लेकर 1712 तक। जहांदार शाह आपका रहा मात्र 1 साल, 12 से लेकर 13 तक। फर्रुखसियार आपका रहता है 1713 से लेकर 1719 तक। रफी उद दरजात और रफी उद्दौला काफी अल्प समय का शासक था। रफी उद दरजात 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक रहता है 1719 में। और इसके 2 दिन बाद बनता है रफी उद्दौला, यानी कि 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक आपका रहता है रफी उद्दौला। इसके बाद आपका आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रहता है 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह रहता है आपका 48 से लेकर 54 तक। आलमगीर द्वितीय आपका रहता है 54 से लेकर 59 तक। शाह आलम द्वितीय आपका रहता है 59 से लेकर 1806 तक। अकबर द्वितीय आपका रहता है 1806 से लेकर 1837 तक। बहादुर शाह द्वितीय रहता है 37 से लेकर 58 तक। तो ये आपका हो गया कार्यकाल। तो आज हम पढ़ेंगे सभी शासक के बारे में कि कैसे कैसे बना है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। पहला शासक आपका है बहादुर शाह प्रथम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो वो अपने भाई से बहुत ही खून खराबा करके बैठा, और यही घटना उसके बेटे के साथ ना हो, इसलिए वह एक वसीयत बनाया और वसीयत के अनुसार सभी बेटे को साम्राज्य बांट दिया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होता है 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में, और दौलताबाद में उसको हम दफनाते हैं। तो मृत्यु के समय उसका जो बड़ा बेटा है मुअज्जम, वो अफगानिस्तान में रहता है। तो अफगानिस्तान से वो आता है डायरेक्ट दिल्ली, लाहौर के निकट अपना राज्याभिषेक करवाता है बहादुर शाह के नाम से। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मुअज्जम का 3 नाम था, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम। जब वो गद्दी पर बैठ जाता है तो उसको भाई की तरफ से चुनौती मिलने लगता है। तो उसी चुनौती को समाप्त करने के लिए 2 युद्ध लड़ता है।
एक लड़ता है आपका आगरा के नज़दीक जजाऊ में, और एक लड़ता है बीजापुर में, जो कि दक्षिण भारत में है। जजाऊ का युद्ध 1707 में होता है, और उसके 2 साल बाद 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध होता है। जजाऊ के युद्ध में वो अपने भाई आजम को हराता है, और बीजापुर के युद्ध में वो अपने भाई कामबख्श को हराता है। इससे समझ ही गए होंगे कि औरंगजेब के कितने बेटे थे? 3 बेटे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तीनों बेटा के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसे मुअज्जम जीतता है और वो सम्राट बनता है। इतना समझ गए। इसके बारे में और पॉइंट याद रखिएगा कि जब ये गद्दी पर बैठा तब इसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। पहला पॉइंट जजाऊ का युद्ध, दूसरा पॉइंट बीजापुर का युद्ध, तीसरा पॉइंट जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1711 ईस्वी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दल इंडिया आता है। डच, अंग्रेज नहीं, डच आता है 1711 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व करता है जोशुआ कैटराल। जोशुआ कैटराल। अब इसकी आयु 65 वर्ष है, तो ये जो है आपसी साम्राज्य से युद्ध तो नहीं लड़ेगा, तो क्या करेगा? मैत्रीपूर्ण भावना को अपनाएगा। तो इसने मैत्रीपूर्ण भावना को अपनाया, और मराठा के सरदार जो है साहू जी, जो संभाजी के पुत्र थे, उसको आजाद कर दिए। साहू जी को कैद से आजाद कर दिए। तो इसके बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और है इसके बारे में कि ये जो है लोग इसके बारे में कहते हैं कि इससे राजकीय कार्य में उतना रुचि नहीं था, यानी राज्य में क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं था, तो लोग इसको बोलते हैं साहे बेखबर। और एक इतिहासकार है खाफी खान, जो अपनी पुस्तक में इसको शाह ए बेखबर के नाम से संबोधित किया है। तो शाह ए बेखबर इसको कौन पुकारा है? खाफी खान। इतना याद रखिएगा। जजाऊ बीजापुर 65 वर्ष, 1711 में डच कंपनी आता है, साहू जी को आज़ादी करता है, और खाफी खान इसको क्या बोलता है? शाह ए बेखबर। तो बहादुर शाह प्रथम का एक और नाम क्या हो गया? शाह ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह कौन था? तो बहादुर शाह के 4 बेटे होते हैं, जहांदार शाह, जहान शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान। तो उसके चारों भाइयों के बीच भी होता है उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें जहांदार शाह जीतता है और गद्दी पर बैठता है, और उसके जीतने में सबसे बड़ी मदद करता है जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ये उस समय बहुत बड़े अमीर थे, और यही जुल्फिकार खान को वो अपने वजीर भी बनाता है। तो ये गद्दी पर बैठने के साथ ही जजिया कर को और धार्मिक कर को समाप्त कर दिया, धार्मिक तीर्थ कर को। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसने 2 सम्राट को उपाधि दिया। पहला आमेर के सम्राट, दूसरा मारवाड़ के सम्राट। आमेर के सम्राट जयसिंह को ये मिर्जा राजा को उपाधि दिया, और सूबेदार बनाया कहाँ का? मालवा का। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को ये महाराजा को उपाधि दिया, और सम्राट बनाया गुजरात का सूबेदार। तो जयसिंह को बनाया सूबेदार कहाँ का? मालवा का, और अजीत सिंह को गुजरात का। और उपाधि कौन कौन दिया? मिर्जा राजा का और महाराजा का। इसके बाद 5वां पॉइंट याद रखिएगा कि ये लाल कुबर नामक स्त्री के कारण चर्चा में रहा, और ये स्त्री अपने सगे संबंधी को मुगल सम्राट में उच्च पद पर स्थापित करते गया। इसीलिए लोग इसको कहते हैं लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख भी इसको कहते हैं। इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का रहता है, 1712 से लेकर 1713 तक। और इसकी हत्या जो है इसके भतीजा फर्रुख सियर सैयद बंधु के साथ कर देता है। अब ये सैयद बंधु कौन है? तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सम्राट में कई गुट बन गया, हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट, तुरानी गुट और अफगानी गुट।
तो सैयद बंधु जो है वो हिंदुस्तानी गुट के थे। उसने जहांदार शाह की हत्या कर देता है और फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाता है। और सैयद बंधु मुगल साम्राज्य में एक किंग मेकर के रूप में कार्य करता है और लोग उसको किंग मेकर भी कहते हैं। तो जहांदार शाह खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग फर्रुखसियार के बारे में। फर्रुखसियार का कार्यकाल होता है 1713 से लेकर 1719 तक। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि फर्रुखसियार जो आमिर का जैसिंग है उसको सबाई की उपाधि दिया। किसका? सबाई का। मिर्जा राजा को उपाधि दिया कौन? जहांदार शाह। और सबाई को उपाधि कौन दिया? फर्रुखसियार। 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की फांसी होता है इसी कार्यकाल में। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1717 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दल इंडिया आता है और उसमें दो नाम याद रखिएगा, एक जॉन शरमान और एक नाम याद रखिएगा हैमिल्टन। जॉन शरमान उस दल का नेतृत्व कर रहा था और हैमिल्टन उस दल का शल्य चिकित्सक था, जो कि एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक था। तो इस दोनों को याद रखिएगा। चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा कि फर्रुखसियार सैयद बंधु से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन सैयद बंधु को इसकी भनक लग गई पहले ही। और वो इससे पहले मराठा के जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक दिल्ली की संधि किया था। दिल्ली की संधि में ये बताया दोनों के बीच संधि हुआ था कि दक्षिण का चौथ और सरदेशमुखी मराठा को दे दिया जाएगा उसे मिलने के लिए। चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स होता था और उसके बदले में जब भी मुगल साम्राज्य कोई युद्ध लड़ेगा तो मराठा उसका साथ देगा। लेकिन ये संधि फर्रुखसियार को पसंद नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। इसी क्रम में सैयद बंधु इसकी हत्या करके दूसरे शासक को बैठाता है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। पहला, सैयद बंधु की सहायता से ये गद्दी पर बैठता है। 1716 ईस्वी में ये बंदा बहादुर को फांसी इसी के शासनकाल में होता है। 17 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है। इसके अलावा दो पॉइंट और याद रखिएगा। सैयद बंधु बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खान, छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खान। एक भाई को बनाता है अपना वजीर और एक भाई को बनाता है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो कि एक सैनिक प्रधान होता था। तो दोनों भाई गद्दी पर ही बैठता है। इसके बारे में यही 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सैयद बंधु गद्दी पर बैठाता है रफी उद दर्जात को। इसको याद करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगल साम्राज्य में सबसे अल्प समय का शासक कौन बना? यही रफी उद दर्जात। 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक 1719 में। याद कैसे रखेंगे? फरवरी में कितना महीना दिन होता है? 28 दिन। जून में कितना अक्षर है? 4। तो 28 फरवरी से 4 जून तक ये बनता है शासक। और इसकी मृत्यु होता है टीबी के कारण, जिसको अक्षमा भी कहते हैं। तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसका कार्यकाल और ये इसकी मृत्यु कैसे होता है, ये अक्षमा के कारण। इसकी मृत्यु के बाद आता है रफी उद दौला। रफी उद दौला इसके 2 दिन बाद वो शासक बनता है, यानी कि 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि इसने शाहजहां द्वितीय को उपाधि धारण किया, शाहजहां द्वितीय की। दूसरा पॉइंट, ये अफीम का आदी था और इसकी मृत्यु पेचिश से हो गया। पेचिश। तो रफी उद दर्जात की मृत्यु हुआ आपका यक्षमा के कारण और रफी उद दौला की मृत्यु हुआ आपका पेचिश के कारण। इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहता है 1719 से लेकर 1748 तक।
ये बहुत बड़ा शासनकाल इसका रहता है। इसके बारे में याद रखिएगा 5 पॉइंट मेन। पहला, 1720 ईस्वी में ये जजिया कर को पूरी तरह समाप्त करता है। जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि 1722 ईस्वी में ये सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। किसकी मदद से? निजाम मुल्क की मदद से 1722 में इसकी हत्या करवा देता है। इसके बाद याद रखिएगा कि 1739 में एक युद्ध लड़ता है, करनाल का युद्ध नादिर शाह से। और नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। शुरू में वो हुआ रहता है एक चरवाहा, उसके बाद बनता है शासक 1736 में। उसके 3 साल बाद इंडिया पर आक्रमण करता है और इंडिया से 70 लाख रुपये, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और ढेर सारा धन लेकर जाता है। इसीलिए उसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। तो 1739 ईस्वी में ये करनाल का युद्ध लड़ता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसी के शासनकाल में मुगल सम्राट का कई प्रांत आजाद हो गया, यानी कि स्वतंत्र हो गया, जिसमें 4 हमको याद रखना है। 4 कौन कौन? बंगाल, जिसको बनाया कौन? मुर्शिद कुली खान। बंगाल मुर्शिद कुली खान, अवध सादत खान, कर्नाटक सादतुल्ला खान और हैदराबाद चिनकलीज खान, जिसको निजाम मुल्क भी कहते हैं। तो बंगाल मुर्शिद कुली खान, अवध सादत खान और कर्नाटक सादतुल्ला खान, हैदराबाद चिनकलीज खान, 4 को याद रखिएगा। इसके बाद ये भोग विलास में इतना व्यस्त था कि लोग इसको रंगीला कहता था, रंगीला बादशाह। तो इसके बारे में इतना पॉइंट इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका बेटे अहमद शाह। अहमद शाह जो कि 1748 से लेकर 1754 तक रहते हैं। इसके बारे में एक ही पॉइंट अच्छा से याद कीजिएगा कि इसी के शासनकाल में ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली कौन है? तो ईरान का शासक है। और ये आक्रमण करता है कुल 7 बार और 5 बार आक्रमण करता है इसी शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में। और इसको युग का मोती भी कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती कहते हैं। तो अहमद शाह के बारे में इतना ही पॉइंट नोट कीजिएगा। इसके बाद आपका आता है आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर 1759 तक रहते हैं। इसके बारे में मेन पॉइंट याद रखिएगा कि इसका नाम क्या रहता है? अजीजुद्दीन। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है। पलासी का युद्ध इसी के शासनकाल में होता है। इसके अलावा इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब इसकी मृत्यु होता है तब 2 शासक बनता है, एक शाहजहां तृतीय और एक शाह आलम द्वितीय। शाहजहां तृतीय दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है और शाह आलम द्वितीय बिहार क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन इसकी भूमिका यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में, जो 1759 से लेकर 1806 तक रहते हैं। 1759 से लेकर 1806 तक, काफी लंबा समय तक। तो शाह आलम द्वितीय के संबंध में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कि बक्सर का युद्ध इसी के शासनकाल में होता है 1764 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव इसी के साथ करता है और ये 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेज के संरक्षण में इलाहाबाद में रहते हैं। फिर 1772 ईस्वी में मराठा का एक सरदार महादजी सिंधिया आता है और इसको फिर से सम्राट बनाता है।
फिर से सम्राट बनाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ऐसा सम्राट था जिसको दिल्ली के लाल किले में दाखिल नहीं किया गया था, दाखिल करने दिया ही नहीं। कौन? गाजीउद्दीन। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1788 ईस्वी में एक गुलाम कादिर नामक व्यक्ति इसको अंधा कर देता है, गुलाम कादिर नामक व्यक्ति। फिर 1803 ईस्वी में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल लेक दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं 1803 ईस्वी में। उसके बाद 1806 तक इसका रहता है शासनकाल। इसके बाद आपका बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो कि 1806 से लेकर 1837 तक रहते हैं। पहला बात तो अंग्रेज के द्वारा नियुक्त पहला बादशाह यही था, अंग्रेज के अधीन नियुक्त होने वाला पहला मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था। इसने राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल भेजा था जो इंग्लैंड में है, वहाँ पर अपने जो समस्या था उसको वहाँ के सम्राट को बताने के लिए भेजा था। और इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। 3 नंबर ये याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में 1835 ईस्वी में मुगल सिक्का बंद हो गया, मुगल सिक्का चलना बंद हो गया। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। अंग्रेज के अधीन पहला सम्राट, पहला बादशाह, राजा को उपाधि दिया किसको? राम मोहन राय को। और 35 में मुगल सिक्का बंद हो गया। इसके बाद आपका बनता है बहादुर शाह द्वितीय। इसका एक उपनाम है जफर। जफर इसको बहुत प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसको जफर नाम दिया गया। तो इसके बारे में जानने करते हैं कि कार्यकाल कब से कब तक रहा। 37 से लेकर 58 तक। पहला मेन पॉइंट 1857 क्रांति इसी शासनकाल में हुआ। दूसरा मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब इसी के दरबार में रहते थे। मिर्जा गालिब जो 1857 क्रांति के अपने आंखों से देखा था, उर्दू कवि। तीसरा पॉइंट 1858 ईस्वी में इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजता है? रंगून भेजता है। रंगून जो कि अभी म्यांमार में है, और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाता है 1862 ईस्वी में। इसका कहानी यहीं पर खत्म। अब ये यह एक शायरी है, शायर है, तो लास्ट में जाते जाते इसका शायरी भी सुनते हैं। इसका एक प्रसिद्ध शायरी है, ना किसी के नूर हूँ मैं, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी का काम ना आ सके मैं वह बुझता हुआ चिराग हूँ। इसका शायरी है। तो आज हम सिर्फ ट्रायल के लिए बनाए हैं वीडियो, और इसको अच्छा से मतलब लिख नहीं पाए हैं, सिर्फ मुँह से ही बोले हैं। यदि आप लोग को पसंद आएगा तो अच्छा से व्याख्या करेंगे। जय हिंद।